हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वात्सल्य क्लासेस पर। आज हम देखेंगे कक्षा 10 भूगोल का अगला पाठ, वन और वन्य जीव संसाधन। पाठ का नाम है वन और वन्य जीव संसाधन। हमारा ये जो पाठ है इसमें से 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। कितना नंबर का? 2 नंबर का। तो बोर्ड परीक्षा शुरू हो चुकी है, इसलिए हम ज्यादा लंबा चौड़ा इसका विस्तृत अध्ययन ना करके केवल बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो 2-2 नंबर के प्रश्न इस पाठ में से बन रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो सीधे बिंदु पर आते हैं हम। 2 नंबर का इसमें सबसे पहला प्रश्न जो है वो बनता है हमारा पारिस्थितिक तंत्र का। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र का मतलब है कि वन्य जीवन और वन्य जीवन तथा फसली पादप, इनमें अलग अलग प्रकार का इनका आकार और इनकी संख्या और इनका गुण होता है, लेकिन ये सब विभिन्नताएं होते हुए भी ये अंतर निर्भर होती है। अंतर निर्भरता के जाल में गुंथी हुई होती है। इसी जाल में गुंथकर एक तंत्र का निर्माण करती हैं। इसी तंत्र को हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। वन्य जीवन, फसली पादप और मानव यानी समस्त जीव जंतु और पादप जगत आपस में एक दूसरे पर निर्भर होता है। इसे अंतर निर्भरता कहा जाता है। अंतर निर्भर होकर के एक जाल के रूप में जुड़े हुए होते हैं, एक तंत्र का निर्माण करते हैं। उस तंत्र को कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र। तो सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र जो 2 नंबर का प्रश्न आपका बन सकता है। इसके पश्चात हम देखेंगे भारत में जैव विविधता। भारत में जैव विविधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, या भारत में जैव विविधता को समझाओ। तो भारत में जैव विविधता, भारत में विभिन्न प्रकार की जैव जातियां पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की जैव उपजातियां पाई जाती हैं। पूरी दुनिया भर में पाई जाने वाली जैव उपजातियों का भारत में 8% हिस्सा पाया जाता है। भारत में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग नस्ल के, अलग अलग किस्म के पाए जाते हैं। लगभग पूरी दुनिया की जैव विविधता का 8% पाया जाता है। अमूमन ये लगभग हम मान के चले 16 लाख प्रकार की जैव जातियां भारत में पाई जाती हैं। 16 लाख प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु भारत में पाए जाते हैं। तो ये छोटी सी समरी होगी भारत में जैव विविधता पर। यदि आपको पूछा जाए तो हम सिर्फ इतने इसमें समरी के रूप में ये लिखेंगे कि भारत जैव विविधता से भरपूर और संपन्न प्रदेश है। भारत में पूरी दुनिया का 8% जैव विविधता की उपजातियां पाई जाती हैं, जैविक उपजातियां पाई जाती हैं, जिनकी संख्या लगभग 16 लाख के आसपास पहुंच जाती है। इस प्रकार भारत जैव विविधता में धनी देश है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि एक संस्था है पूरी दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरे पर्यावरण और जीव जंतुओं का संरक्षण करने वाली, उन पर नजर रखने वाली, जिसका शॉर्ट नाम होता है IUCN। अगर इसका हम विस्तृत नाम देखें तो एक तो आपको विस्तृत नाम याद रखना है, इसका हमेशा जीवन में काम आने वाला प्रश्न आपका IUCN का पूरा नाम क्या है। तो अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, ये इसका पूरा नाम होता है IUCN, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। यह संस्था पूरी दुनिया भर में पाई जाने वाली जैव और वनस्पति जीव
जंतुओं और वनस्पतियों की सारी जातियों का उपजातियों का अपने पास पूरा बायोडाटा रखती है। इसके अनुसार सारी जैव जातियों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। वो श्रेणियां कौन कौन सी हैं? IUCN का वर्गीकरण, इसके अनुसार विभिन्न प्रकार की श्रेणियां बनाई गई हैं। इन श्रेणियों को हम देखेंगे, इनमें से कोई भी एक श्रेणी आपके लिए 2 नंबर का प्रश्न बन सकती है। तो इनमें सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य श्रेणी। सामान्य श्रेणी, सामान्य श्रेणी या हम कह सकते हैं सामान्य प्रजातियां। तो सामान्य प्रजातियां परिभाषा के रूप में तो हम सामान्य प्रजातियों में लिख देंगे कि सामान्य प्रजातियां क्या होती हैं। सामान्य प्रजातियों का मतलब होता है कि ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या वर्तमान समय में पर्याप्त पाई जाती हैं और पर्याप्त संख्या में होने के कारण इन पर किसी प्रकार का संकट नहीं है, संख्या इनकी पर्याप्त होती है। जैसे चीड़ का पेड़, पशुधन, ये 2 उदाहरण, कोई भी 2 उदाहरण आप इसके याद कर सकते हैं। साल का पेड़, चीड़ का पेड़, पशुधन आदि। तो ये सामान्य प्रजाति है जिनकी संख्या सामान्य है, अभी तक इन पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, इनकी पर्याप्त संख्या वर्तमान में पृथ्वी पर पाई जाती है। इसके पश्चात हम देखते हैं दूसरी प्रकार की प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति। संकटग्रस्त प्रजातियां, संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में IUCN द्वारा उन प्रजातियों को रखा गया है जिनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, अर्थात वो संकट की स्थिति में पहुंच रही है। जिनकी संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। तो जिनकी संख्या कम होने के कारण इन पर संकट आ सकता है, आने की निकट भविष्य में संभावना है। तो ऐसी जो प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। इनका आप उदाहरण याद कर सकते हैं, काला हिरण, काला हिरण, मगरमच्छ, ये इस प्रजाति में शामिल किए गए उदाहरण हैं। इसके अलावा जंगली गधा, गेंडा, ये इसी संकटग्रस्त प्रजाति के ही उदाहरण हैं। इसके पश्चात अगली जो प्रजाति है वो आती है सुभेद्य प्रजाति। सुभेद्य प्रजाति, तो सुभेद्य प्रजातियों में वो संख्या, उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिनकी वर्तमान में संख्या ठीक ठाक है। वर्तमान में संख्या इनकी ठीक ठाक है, लेकिन पर्यावरणीय परिस्थितियां ऐसी हैं जिनके कारण से इनकी संख्या कम होती जा रही है। तो ऐसी प्रजातियां सुभेद्य प्रजातियों की श्रेणी में आती हैं, जिनकी संख्या वर्तमान में पर्याप्त है। पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन हर जगह पाई जाती है, संख्या पाई जाती है, आसानी से ये मिल जाते हैं। लेकिन यदि इसी प्रकार की परिस्थितियां बनी रही तो ये जो प्रजातियां हैं ये भी संकटग्रस्त में शामिल हो जाएंगी। तो ऐसी जो सुभेद्य प्रजातियां हैं, इनमें नीली आंख वाली भेड़, एशियाई हाथी, ये इसके उदाहरण हैं। एशियाई हाथी, एशियाई हाथी, नीली आंखों वाली भेड़, ये सुभेद्य जातियों की श्रेणी में रखी गई हैं IUCN के द्वारा। इसके पश्चात प्रजातियों में के वर्गीकरण में अगली प्रजाति जो है वो आती है दुर्लभ प्रजाति। कौन सी प्रजाति? दुर्लभ प्रजाति। चौथी प्रकार की श्रेणी बनाई गई है दुर्लभ प्रजाति। दुर्लभ प्रजाति ऐसी प्रजातियां या ऐसे जीव जिनकी संख्या, जिनका अस्तित्व तो है, जिनकी संख्या में के हिसाब से अगर हम देखें तो उनका अस्तित्व तो है अभी, लेकिन इनको जब ढूंढते हैं तो ही मिलते हैं, ढूंढने पर मिल जाती हैं, ढूंढने पर ही मिलती हैं। ऐसी प्रजातियां दुर्लभ प्रजातियों की श्रेणी में रखी गई हैं। इस श्रेणी में आप उदाहरण याद कर सकते हैं, हिमालय भालू और रेगिस्तानी लोमड़ी। हिमालय क्षेत्र में भालू, हिमालयी भालू और रेगिस्तानी लोमड़ी, ये दुर्लभ प्रजातियों की श्रेणी में आती है। इसके पश्चात स्थानिक प्रजाति,
अगली जो प्रजाति है, श्रेणी बनाई गई है IUCN द्वारा, वो है स्थानिक प्रजाति। स्थानिक जिससे नाम से इसका अर्थ है कि वे प्रजातियां या वे जंतु या वे पेड़ पौधे जो किसी स्थान विशेष पर ही पाए जाते हैं वो स्थानिक प्रजाति कहलाती है। तो स्थानिक प्रजाति की श्रेणी में अंडमानी कबूतर, अंडमान द्वीप समूह है ना, हमारे देश के जो द्वीप समूह हैं उनमें अंडमान द्वीप समूह है। अंडमान द्वीप समूह पर पाए जाने वाला कबूतर, ये सिर्फ वहीं पर पाया जाता है, अन्य किसी क्षेत्र में नहीं पाया जाता। अंडमानी कबूतर, अंडमानी टील, इसके अलावा निकोबारी शुअर, अंडमानी शुअर, ये अंडमानी निकोबारी कबूतर और अंडमानी शुअर, निकोबारी कबूतर और अंडमानी शुअर, ये स्थानिक प्रजातियों की श्रेणी में। इसके अलावा अंडमानी टील को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो हिमालय क्षेत्र में मिथुन पाया जाता है उसको इसमें स्थानिक प्रजाति में शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार से वे प्रजातियां जो किसी स्थान विशेष पर पाई जाती हैं वो स्थानिक प्रजातियों की श्रेणी में आती है। इसके पश्चात अंतिम इसकी प्रजाति या वर्गीकरण में श्रेणी बनाई गई है वो है लुप्त प्रजाति। कौन सी? लुप्त, अर्थात वो प्रजातियां जो पृथ्वी पर से पूरी तरह लुप्त हो चुकी हैं, यानी उनको उनके आवासीय क्षेत्रों में ढूंढने पर भी कहीं वो प्रजातियां, उन जीवों की प्रजातियां, जातियां नहीं मिली हैं, कहीं कोई नामो निशान उनका नहीं मिला है। तो ऐसी प्रजातियों को हम किस श्रेणी में रखते हैं? इसको लुप्त प्रजाति की श्रेणी में। इसमें एशियाई चीता, एशियाई चीता और इसके अलावा गुलाबी सिर वाली बतख, गुलाबी सिर वाली बतख, ये पूरी तरह से पृथ्वी पर से लुप्त हो चुकी है। इनके आवासों में खोज करने पर ये प्रजातियां वहां पर मौजूद नहीं मिली। इस प्रकार से IUCN द्वारा इनकी 6 श्रेणियां बनाई गई हैं। 6 श्रेणियां हैं। सामान्य श्रेणी, एक सामान्य श्रेणी, एक सुभेद्य श्रेणी और एक संकटग्रस्त श्रेणी, फिर दुर्लभ, स्थानिक और लुप्त। ये 6 श्रेणियां बनाई गई हैं। 6 श्रेणियों के आप 2-2 उदाहरण अच्छी तरह से याद करें और इन श्रेणियों में किस प्रकार के या कौन सी प्रजातियों को, कौन से जीवों को रखा गया ये अच्छी तरह से याद करें। सबसे महत्वपूर्ण इनमें लुप्त और संकटग्रस्त के बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। संकटग्रस्त प्रजाति के बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। और 2 नंबर का प्रश्न आप ये मान के चले लगभग संभावना इसी की है कि इस पार्ट में से इन्हीं श्रेणियों में से कोई किसी एक श्रेणी के बारे में पूछा जाएगा। इसके पश्चात हम देखते हैं सामान्य प्रश्न है जो हम कक्षा 3 से पढ़ते आते हैं। वो प्रश्न इसमें अगला बनता है, वनों से लाभ, वन और वन्य जीवन से हमें क्या लाभ। तो हम 2 नंबर का प्रश्न है तो इसलिए सामान्य से इसका उत्तर देखते हैं कि वनों से क्या लाभ है। वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है। लकड़ी किसके लिए? जलाने के लिए, ईंधन के लिए, और इमारती लकड़ी के रूप में फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। इसके अलावा हमें वनों से क्या लाभ है? वनों से अन्य औषधियां प्राप्त होती है, औषधि प्राप्त होती है, रबड़ प्राप्त होता है, गोंद प्राप्त होता है, विभिन्न प्रकार की चीजें हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा वन्य जीवों का आवास होता है, जीवों का आवास, आवास यानी घर। जंगली जानवर जो भी हैं उनका घर जंगल ही होता है। तो वनों से हमें ये लाभ है कि वन्य जीवों को आवास उपलब्ध होता है। इस प्रकार से हमें विभिन्न प्रकार के लाभ पेड़ पौधों से हैं। इसके अलावा हम अगर लिखना चाहें तो हमें इससे ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ऑक्सीजन जिसमें हम सांस लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं। बहुत सारे लाभ हैं, इनमें से कोई से 2 लाभ आपको इसमें लिखने हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, 2 लाभ लिखेंगे पर्याप्त होगा। बहुत लंबा चौड़ा उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। बोर्ड परीक्षा में लिमिटेड उत्तर लिखना होता है। जितने नंबर का प्रश्न पूछा जाए उसी हिसाब से उत्तर देना सर्वाधिक उचित रहता है। इसके पश्चात अगला बिंदु है लाभ के बाद वनों का विनाश, वन विनाश का कारण, वन विनाश के कारण। तो वन विनाश के कारण क्या रहे? किन कारणों से जंगल समाप्त हो रहे हैं? खेती के लिए जमीन की आवश्यकता होती है, इसलिए वनों का काटा गया, विनाश किया गया। इसके अलावा रेल लाइनें बिछाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती है, इसके लिए पेड़ों को बहुत ज्यादा काटा गया है। इसके अलावा फैक्ट्रियां लगाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए,
इसके अलावा खनन यानी खाने खोदने के लिए, खनन के लिए पेड़ों को, बहुत जंगलों को काटा गया है। इसके अलावा नए शहर बसाने के लिए पेड़ों को काटा गया विभिन्न प्रकार से। इसके अलावा वनों में दावानल के कारण से, दावानल शब्द है, इसका अर्थ होता है जंगल की आग। जंगल में कई बार जंगल सूख जाता है पतझड़ के मौसम में, उस समय आग लग जाती है, इससे बहुत बड़े क्षेत्र में जंगल जल करके नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वन विनाश के कारण भी हम बहुत छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं कि पेड़ पौधों को क्यों काटा जा रहा है, जंगलों का विनाश कैसे हुआ है। तो साधारण सा प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। इसके पश्चात एक पादप है जो विशेष आपके इस पाठ में विशेष विवरण दिया गया है, हिमालयन यव। पादप क्या है? हिमालयन यव। तो हिमालयन यव का क्या फायदा है या क्या कार्य है, क्या उपयोगिता है, यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, अच्छी तरह से याद रखना, आपके दैनिक जीवन में भी काम आने वाला प्रश्न है। हिमालयन यव जो है वो हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला एक पौधा है। इस पादप की विशेषता है कि इसकी जड़, इसका तना, इसकी पत्ती, इसकी छाल सब कुछ काम में आता है। जड़, तना, पत्ती, छाल सब कुछ काम में आता है। इसका किसमें काम में आता है? दवाइयां बनती है, इनसे दवाइयां बनाने के काम आती है। विशेष बात इसकी यह है कि इस पेड़ की जड़ से एक पदार्थ निकलता है, उसका नाम है टकसोल। क्या नाम है? टकसोल। यह टकसोल जो पदार्थ है, इस टकसोल पदार्थ से कैंसर की दवाई बनती है। दुनिया की सबसे भयंकर जो बीमारी है वो है कैंसर। तो कैंसर की दवाइयां यव पादप की जड़ से निकलने वाले टकसोल नामक पदार्थ से बनती है, और दुनिया में सर्वाधिक बिकने वाली दवाई है ये। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाई है कैंसर दवाई के रूप में, जो हिमालय यव के पेड़ की जड़ से निकलने वाले टकसोल से बनती है और कैंसर के इलाज में काम आती है, और दुनिया में इसको सबसे सर्वाधिक बिकने वाली दवाई के रूप में बताया गया है। तो इस प्रकार से हिमालय यव जो है, हिमालयन यव जो पादप है, उसकी उपयोगिता क्या हुई? इसके सारे भाग, पौधे के सारे भाग दवाइयों के काम आते हैं। इसकी जड़ों से निकलने वाला जो टकसोल पदार्थ है वो कैंसर की दवाई के लिए काम आता है। कैंसर की दवाइयों के रूप में सर्वाधिक बिकने वाली दवाई इसी पादप से बनती है। इसकी जड़ों में से ज्यादा मात्रा में टकसोल निकलने के कारण से हिमालय यव के पादप जो है वो धीरे धीरे सूख रहे हैं, संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल होने की स्थिति आ गई है इनकी। तो ये है हिमालय यव। अब ये अपना वन्य जीवन हुआ। अब वन्य जीवन के पश्चात हम देखते हैं वन या पेड़। वन जो है जंगल, इन जंगलों को भारत सरकार द्वारा वनों का वर्गीकरण, बिंदु आपका आ सकता है वनों का वर्गीकरण। सरकार द्वारा वनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, कितनी श्रेणियां बनाई गई? प्रश्न है वनों का वर्गीकरण करके कितनी श्रेणियां बनाई गई हैं, उनके नाम लिखो। तो ज्यादा लंबा चौड़ा प्रश्न तो इसमें से पूछा नहीं जाएगा क्योंकि 2 ही नंबर का प्रश्न है। तो इसके लिए कौन कौन सी श्रेणियां बनाई गई हैं हमारे देश में? एक तो रक्षित वन, एक आरक्षित वन, और एक अवर्गीकृत वन। तो पूरे जंगलों को 3 भागों में, 3 श्रेणियों में बांटा गया है, और इन तीनों श्रेणियों में वनों की सुरक्षा के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए। रक्षित वन, इन वनों में लकड़ियां सरकार की अनुमति से काटी जा सकती है। पेड़ों को सरकार की अनुमति से काटा जा सकता है, अन्यथा नहीं काटा जा सकता। सरकार इनका संरक्षण और देखभाल करती है, सुरक्षा की व्यवस्था करती है। आरक्षित वन सबसे ज्यादा मूल्यवान है, सर्वाधिक मूल्यवान वन है। इनमें सबसे महंगी लकड़ियां मिलती हैं। इसमें अनुमति से भी पेड़ पौधे नहीं काटे जा सकते। अवर्गीकृत वन, इनमें ये सामान्य पेड़ पौधे होते हैं, सामान्य जंगल है, इनमें से
लकड़ियां भी काटी जा सकती हैं, इनमें आने जाने पर भी पाबंदी नहीं है, इनमें पूरी तरह से पाबंदी, आने जाने के लिए भी परमिशन लेकर ही घुसना पड़ता है जंगल। तो ये जंगलों की या वनों की श्रेणी है, रक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत, 3 श्रेणी है, तीनों को अच्छी तरह से आप याद करें। इसके पश्चात, इस वर्गीकरण के पश्चात हमारा जो बिंदु है वो आता है कि इन जंगलों को, पेड़ पौधों की सुरक्षा या संरक्षण जो है वो संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए, वनों के संरक्षण हेतु सरकार के प्रयास, सरकार के प्रयास। तो 2 नंबर का प्रश्न है, तो आप 2 प्रयास लिख सकते हैं। एक तो क्या प्रयास किया गया है कि सरकार ने वनों की कटाई पर, जंगलों में लोगों शिकार पर प्रतिबंध लगाया है, वनों की कटाई और शिकार पर पाबंदी लगाई, और इसके अलावा शिकार पर पाबंदी, वनों की कटाई पर पाबंदी, इसके अलावा सरकार ने अभ्यारण्य बनाए, क्या अभ्यारण्य बनाए, अभ्यारण्य घोषित किए, विभिन्न क्षेत्रों को, जंगलों को अभ्यारण्य घोषित करके उनको सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा सरकार ने वन्य जीव अधिनियम बनाया, वन्य जीव अधिनियम, भारत में वन्य जीव अधिनियम 1972 में बना करके सरकार ने लागू किया, और उसके अनुसार वनों की और वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रावधान किए गए। इस प्रकार से सरकारी स्तर पर प्रयास क्या क्या हुए, कटाई शिकार पर पाबंद, अभ्यारण्य का निर्माण या अभ्यारण्य घोषित करना, और वन्य जीव अधिनियम लागू करना, ये है सरकारी स्तर पर प्रयास। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यह भी बनता है, बहुत बार परीक्षा में यह पूछा जाता है कि समुदाय द्वारा किसी समुदाय द्वारा वनों का संरक्षण का कोई उदाहरण बताओ, वनों का संरक्षण। तो समुदाय द्वारा वनों का संरक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण है, वो है भैरूदेव डाकव सेंचुरी, भैरूदेव डाकव सेंचुरी। भैरूदेव डाकव सेंचुरी कहां पर बनाई गई है, भैरूदेव डाकव सेंचुरी अलवर में बनाई गई। कहां पर, अलवर में बनाई गई। भैरूदेव डाकव जो सेंचुरी है वो अलवर में बनाई गई, भैरूदेव डाकव सेंचुरी। इसमें क्या विशेषता है इसकी कि ये गांव के लोगों द्वारा बनाई गई, गांव के लोगों द्वारा ये सेंचुरी घोषित की गई है, बनाई गई है, और इसमें किसी भी अन्य व्यक्ति को अंदर इस जंगल में घुसने की 1200 हेक्टेयर क्षेत्र में ये बनाई गई है, 1200 हेक्टेयर में, 1200 हेक्टेयर के क्षेत्र में जंगल घोषित किया गया है। गांव के लोग इसकी सुरक्षा करते हैं, अपने स्तर पर सुरक्षा करते हैं, किसी को यहां से लकड़ी काटने की पाबंदी नहीं है, लकड़ी काटने की अनुमति नहीं है, सॉरी, और किसी को यहाँ पर शिकार करने की अनुमति नहीं है। तो भैरूदेव डाकव सेंचुरी जो है वो समुदाय द्वारा वन संरक्षण का उत्तम उदाहरण है। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र में चिपको आंदोलन भी इसका उदाहरण है। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई के विरोध में चलाया गया था, चिपको आंदोलन। एक टिहरी का बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन। और इसके अलावा आदिवासी समुदाय द्वारा बहुत प्राचीन समय से आदिवासी समुदाय द्वारा पेड़ों की पूजा करना, पेड़ों की पूजा। वो पेड़ों को पवित्र मानते हैं और पवित्र पेड़ों को काटते, ना खुद काटते हैं ना किसी दूसरे को काटने देते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। तो पेड़ों की पूजा की जाती है और उन पेड़ों को काटने पर पाबंदी रखते हैं। वो जंगल में किसी को आने जाने नहीं देते हैं, उन पेड़ों को काटने नहीं देते हैं। इस प्रकार से समुदाय द्वारा वन संरक्षण के कई उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और आधुनिक समय में भैरूदेव डाकव अभ्यारण्य है जो सेंचुरी बनाई गई है अलवर में, वो है 1200 हेक्टेयर में है। गांव वाले अपने स्तर पर इसकी सुरक्षा करते हैं। और चिपको, टिहरी और आदिवासियों द्वारा पेड़ों की सुरक्षा, ये हुआ। इसके पश्चात सरकार द्वारा एक कार्यक्रम घोषित किया गया है, नया कार्यक्रम बनाया गया है। वो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है 2 नंबर का। कौन सा? संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्या है? संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम
क्या है, सरकार ने ग्रामीण और सरकार दोनों द्वारा, दोनों मिलकर के वनों की सुरक्षा करते हैं, वनों की सुरक्षा और संवर्धन करते हैं। ये सबसे पहले किस राज्य में, उड़ीसा में शुरू किया गया। कहां पर शुरू किया गया, ये उड़ीसा राज्य में सबसे पहले 1988 में शुरू किया गया। संयुक्त वन प्रबंधन क्या है, ग्रामीण, इसमें गांव के स्तर पर संस्था बनाई जाती है, गांव के स्तर पर संस्था का गठन होता है। यह संस्था गांव में जंगलों का विकास करती है, संवर्धन करती है, सुरक्षा की व्यवस्था करती है। तो ग्रामीण और सरकार दोनों मिलकर के वन प्रबंधन का काम करते हैं। सबसे पहले उड़ीसा में 1988 में यह शुरू किया गया। वर्तमान में पूरे देश में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम चल रहा है। इस प्रकार आपके इस पाठ में ये 2-2 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो अभी कंप्लीट हुए। प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करें, इनको देख करके समझें और अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद।